गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके विषय में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। थोड़ा सा मैं आज आपको मानचित्र के माध्यम से बता देती हूँ कि कहाँ पे कौन सा खनिज या ऊर्जा संसाधन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे खनिज में आपका खनिज की दृष्टि से आप जानते हैं कि जो भारत का दक्षिणी पठार, भारत का ये दक्षिणी पठार है, ये पूरा जो है वो खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न है। ठीक ना, राजस्थान में भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन ये दक्षिण का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और दक्षिण का पठार, इन तीनों में ये प्रायद्वीपीय भाग में, भारत के पठारी भाग में डक्टल प्लेट्यू बेल्ट को कहते हैं, यहाँ पे खनिज संपदा बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपका कोयला है, खनिज जानते हैं किसे कहा जाता है? जो खनन के माध्यम से भूमि के अंदर से निकाला जाता है उसको खनिज कहते हैं। ठीक ना, तो खनिज और इसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खनिज जो है वो सीमित मात्रा में, कोयला है, लौह अयस्क है, ये सब चीज़ें जो है वो सीमित मात्रा में, और ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका जब हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। कोयले का मान लीजिए कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो जल के खत्म हो जाता है, राख हो जाता है, फिर उसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए उसको कहा जाता है कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो खनिज सीमित मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध है, तो इसलिए इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी खनिज प्राप्त हो सके। सतत पोषणीय विकास इसी को कहा जाता है कि इस तरह से अपने संसाधनों का प्रयोग करना, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, कोई भी खनिज है, कुछ भी है, प्राकृतिक संसाधन जो भी है उसका सही तरीके से प्रयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। ऐसा न हो कि वर्तमान समय में ही इसका पूरी तरह से दोहन कर दिया जाए, पूरी तरह से प्रयोग करके उसको समाप्त कर दिया जाए और आने वाली पीढ़ी को क्या कर वो उसे कुछ मिले ही न। तो ऐसा प्रयोग नहीं करना, इसलिए खनिज को बहुत सोच समझ के खर्च करना है, प्रयोग करना। तो दक्षिण का पठारी भाग जो है वो खनिज के लिए बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको छोटा नागपुर के पठार में झारखंड, झारखंड का मतलब है यहाँ पे आपका बिहार, झारखंड, ये सब है ना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये मान लीजिए यहाँ पे हम बिहार कर देते हैं। ठीक, ये झारखंड है, आप मानचित्र में अच्छे से बुक में अपना चेक कर लेंगे, देख लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा है, तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए झारखंड में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कोयला के लिए संपन्न है। उड़ीसा भी कोयला, बिहार भी कोयला, लौह अयस्क, इन सब जैसे सिंहभूमि जिला है, मयूरभंज जिला है, ये सब जो क्षेत्र है, झरिया है, ये सब जो क्षेत्र है वो कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है झारखंड और जो वो है दुर्ग बस्तर है, उड़ीसा पे जो है, झारखंड और उड़ीसा पे, यहाँ पे आपको कोयला अधिक मिलता है। कोयले की दृष्टि से ये समृद्ध है, सबसे ज़्यादा झारखंड में कोयला पाया जाता है। ठीक, अभ्रक में भी जो अच्छी क्वालिटी का अभ्रक होता है वो भी झारखंड में ही पाया जाता है। तो झारखंड खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य है। ठीक, लेकिन अभी भी खनिज के अधिक होते हुए भी झारखंड जो है अभी हमारे देश में पिछड़ा राज्य माना जाता है, क्योंकि इसका जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसको पिछड़ा राष्ट्र मतलब अभी हर राष्ट्रों से अभी ये पीछे, जबकि खनिज में ये संपन्न राज्य है उसके बावजूद। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में लौह अयस्क ये सब पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है
तमिलनाडु में खनिज भी पाया जाता है, ठीक ना। और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक है, केरल में यूरेनियम और थोरियम, राजस्थान में भी यूरेनियम पाया जाता है। राजस्थान में अजमेर जिला है, जानते हैं, वहाँ पे आपको यूरेनियम प्राप्त होता है। थोरियम जो है वो केरल में प्राप्त होता है। केरल यहाँ पे है, ये केरल है, यहाँ पे थोरियम पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक। ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा देखना है कि किस तरह से हम इन जो या लौह अयस्क है, मैग्नीज है, ठीक ना, बॉक्साइट है, ये सब चीज़ें, बॉक्साइट ओडिशा में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइट का प्रयोग बहुत जगह होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क कहा जाता है विद्युत उपकरण में, ठीक ना। कई जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रयोग आप जानते ही हैं, ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। पहले जो ट्रेनें जब विद्युत से या इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं होती थी तो कोयले के माध्यम से ट्रेनों को चलाया जाता था, या और भी कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह भी कोयले से चलाए जाते, तो ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो परंपरागत स्रोत होते हैं, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा का जब हम बताएंगे तो उसके आगे विषय में बढ़ जाएगा। तो ये आपका इसमें आपको ध्यान देना होगा कि सबसे ज़्यादा झारखंड में कोयला, बॉक्साइट जो है उड़ीसा में, लौह अयस्क जो है झारखंड और दुर्गपेटी में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक ना, सबसे अधिक। तो इस केरल में थोरियम, राजस्थान में यूरेनियम की मात्रा अधिक है। और मोनाजाइट बालू पाया जाता है केरल में, तो मोनाजाइट बालू में ही थोरियम प्राप्त होता है, ठीक है, उसी में थोरियम प्राप्ति होती है बालू के अंदर। तो ये सब है। तो खनिजों से हमको खतरा भी है। खनिजों खनन के मतलब खनिज से नहीं, खनन के बहुत खतरे हैं। क्योंकि जब खनन होता है बच्चे तो बहुत वो खतरनाक होता है। जो श्रमिक उसमें काम करते हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। कभी कभी तो पूरा वो दब जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि जब खनन करते जाते हैं तो उसमें जो बारिश वगैरह का पानी होता है वो उसके अंदर घुसता चला जाता है और चारों तरफ से दरारें हो जाती हैं और वो अंदर की ओर धंस जाता है, जिससे काफ़ी श्रमिक मारे भी जाते हैं। और उसमें स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जो लोग इसमें काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उनको श्वास लेने में बहुत परेशानी होती है, ठीक ना, उनकी सेहत पे भी असर पड़ता है इसका। तो खनन के खतरे भी हैं, तो इसको सुरक्षित तरीके से इसका प्रयोग करना है। और नए नए जो टेक्निक की मशीनें आई हैं उसका प्रयोग करके खनन के माध्यम से खनिजों को निकाल कर उसको संरक्षित करते हुए, उसका सही तरीके से उपयोग करते हुए उसका प्रयोग उसका आगे की पीढ़ी के लिए भी उसको हमको संजोना है, उसको सुरक्षित रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस पर काम कर सके। यहाँ मान लीजिए राजस्थान है तो यहाँ पे आपको पाया जाता है यूरेनियम राजस्थान, ठीक ना, और केरल में थोरियम। ये सब परमाणु ऊर्जा में काम करता है। जब परमाणु आणविक बम वगैरह बनाए जाते हैं तो यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है उसमें। और इसके अलावा आप जानते ही हैं सब विद्युत उपकरण में प्रयोग होता है ना, पेंट जो बनाया जाता है उसमें भी सब चीज़ें, पॉलिश बनाई जाती है उसमें भी इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक जो वायर होता है, तांबे का प्रयोग होता है, तांबा होता है, ये भी एक खनिज है, ठीक है। तांबा जो होता है वो अलौह अयस्क है, अलौह धातु, ठीक ना, इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। जबकि जो लोहे का
अंश जो लोहांश जो होता है वो सबसे ज़्यादा 70% पाया जाता है। उसमें लोहे का अंश सबसे ज़्यादा 70% के करीब पाया जाता है, 50 से 60। मैग्नेटाइट जो सबसे अच्छा लोहा होता है ना, मैग्नेटाइट, उसमें लगभग 70% जो है वो लोहा, जानते हैं ना 4 प्रकार का होता है, कोयला भी 4 प्रकार का होता है, इतना आप जानिए, लोहा 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट ना, पीट और हेमेटाइट, ठीक है। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा मैग्नेटाइट होता है, जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना कि कभी कभी लोहा जो होता है चुंबक होता है, चुंबक, और उसमें जब हम सटाते हैं लोहे में तो बहुत तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित करता है, सट जाता है, तो उसमें यानी कि उसमें लोहे का अंश बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो उसमें 70% लोहांश पाया जाता है, ठीक। तो इसी तरह से लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज, इन सब चीज़ों में भारत जो है श्रेष्ठ है हर तरह से। कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, अभ्रक में भारत का पहला स्थान है, मैग्नीज में भारत का 5वां स्थान है विश्व में, ठीक है। तो इस तरह से भारत में ये बॉक्साइट, तांबा, तो ये सब चीज़ें हमारे देश में पाई जाती हैं, ठीक है। तो लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र बताए हैं, ओडिशा और झारखंड पेटी हो गया, इसके बाद दुर्ग, बस्तर, पदपुर पेटी है, और बेल्लार, चित्रगुप्त पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी, महाराष्ट्र में भी लौह अयस्क पाया जाता है, महाराष्ट्र और गोवा पेटी, पूरा ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र और गोवा पेटी, एक क्षेत्र होता है, एक इलाका होता है, उसी को पेटी के नाम से पाए जाते कहते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका, इसी तरह फिर आप देखिए इसमें कि अधात्विक खनिज हो गया। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार का होता है, आप जानते हैं, धात्विक और अधात्विक। अधात्विक में आपका यही आएगा, अभ्रक है, मैग्नीज है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर से जो संगमरमर वगैरह बनाया जाता है, ठीक ना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की से बनी होती है ये चट्टानें, और इसी से संगमरमर वगैरह बनाया जाता है, और भट्टियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मिलता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मिलता है, चूना पत्थर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है। तांबा हो गया, ये भी ओडिशा में पाया जाता है, ठीक ना। तांबा है, तांबे का प्रयोग आप जानती हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो तांबा मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिंह भूमि में, आपका झारखंड के सिंह भूमि जिले में ये तांबा पाया जाता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट और वो फिर झारखंड का सिंह भूमि जिला और राजस्थान के खेतड़ी में तांबा पाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे उत्कृष्ट तांबा विद्युत उपकरण वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, तांबे का। तो तांबा भी हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश कहाँ पे, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर है झारखंड, झारखंड का सिंह भूमि जिला, ठीक। फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान का खेतड़ी जिला में ये पाया जाता है।
धात्विक और अधात्विक खनिज है। अब आगे के क्लास में मैं थोड़ा सा इसके विषय में बताऊंगी, उसमें नेक्स्ट क्लास में। इसमें जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको, थोड़ा सा आप बस जान लीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आपका, आप ये देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा ऊर्जा के विषय में भी जान लेते हैं, ठीक ना। ऊर्जा के स्रोत खनिज पढ़ लिए, खनिज के विषय में मैं आपको डिटेल में इसके विषय में समझा चुकी हूँ, दोबारा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रही हूँ। तो ऊर्जा में आपका ऊर्जा संसाधन में, ऊर्जा संसाधन, इसमें दो प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक ना, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब इसमें देखिए बच्चे कि परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है, ठीक ना, जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है उसमें कोयला है, ठीक ना। परंपरागत में आपका कोयला जो कि ईंधन के रूप में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आता है, और कल कारखानों में प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं ट्रेनें भी अभी इससे चलाई जाती हैं। तो कोयला मोस्टली जो है वो ईंधन के रूप में काम करता है, ठीक। और इसके अलावा है, कोयला के अलावा है पेट्रोलियम, ठीक ना। कोयला भी आप जानते हैं 4 प्रकार का कोयला होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, लोहा है मैग्नेटाइट। इसमें पीट कोयला, फिर है बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, ठीक ना। एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, 4 प्रकार का कोयला हो गया, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। और एंथ्रेसाइट कोयला बहुत कठोर होता है और सबसे उच्च कोटि का ये कोयला होता है। तो इसका वितरण हम आप लोग को बताए थे कि इसमें ये कोयला जो है वो ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और जो कि झारखंड और ओडिशा पेटी में ये अधिक पाया जाता है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, या फिर प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से ये भी ऊर्जा और ईंधन के रूप में इसका खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और कुछ जो गाड़ियाँ होती हैं, कार वगैरह, आजकल प्राकृतिक गैस से, CNG गैस जिसको कहा जाता है, उससे भी चलाई जाती है, ठीक। तो इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ठीक ना। पेट्रोलियम, भारत में जो पेट्रोलियम है या जो खनिज तेल है वो यहाँ पे पाया जाता है। खनिज तेल जो डिगबोई है वो पहला तेल शोधन कारखाना है असम में, डिगबोई, ठीक है। यहाँ पे है डिगबोई, डिगबोई असम का तेल क्षेत्र है, असम में, जो कि पहला जो था वो तेल शोधन कारखाना है। यहाँ पे खनिज तेल का शोधन किया जाता है। इसके अलावा मुंबई हाई है, यहाँ पे मुंबई हाई, इससे भी खनिज तेल निकाला जाता है, ठीक ना। तो इन जगहों पे आपका तेल शोधन कारखाना है, खनिज तेल की प्राप्ति होती है। इससे प्राकृतिक गैस है जो इसका प्रयोग बताए हैं अभी, ईंधन के रूप में किया जाता है, गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। CNG गैस जो मुख्य रूप से है उसका प्रयोग होता है। तो भारत में पेट्रोलियम, देखिए मुंबई हाई से लगभग जो 63% है वो मुंबई हाई से पेट्रोलियम प्राप्त होती है, ठीक ना। इसके अलावा 18% जो है वो गुजरात से, मुंबई से 63% पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है खनिज तेल की, और 18% जो है वो गुजरात से प्राप्त होता है,
और 16% जो है असम के डिगबोई क्षेत्र से ये प्राप्त होता है। और इसके अलावा अंकलेश्वर है गुजरात में, अंकलेश्वर यहाँ पे अंकलेश्वर है गुजरात का, जहाँ से यहाँ भी खनिज तेल की पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, अंकलेश्वर गुजरात से। तो ये सब क्षेत्र हैं खनिज के, खनिज तेल या पेट्रोलियम कह सकते हैं, पेट्रोलियम के ना। ये गुजरात है, गुजरात में पाया जाता है, और मुंबई हाई महाराष्ट्र में, और असम डिगबोई, इतने जगहों से ये खनिज तेल पाया जाता है। और फिर है प्राकृतिक गैस हो गया, गैस का विशाल भंडार है। अभी खोजा भी गया है, कुछ कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन पे प्राकृतिक गैस को खोजा गया है, जहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है वो उपलब्ध है। तो उसका अभी खोज चल रही है। और खंभात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, अंडमान निकोबार क्षेत्र है, जहाँ पे इन द्वीप समूहों में जो तेल क्षेत्र है वहाँ पे उपलब्ध है, और जिसे अभी खोज और भी जारी है। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा है, फिर बायोगैस है, जल ऊर्जा है, इसका होता है प्रयोग। और जो परमाणु या आणविक ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत का एक नवीकरणीय संसाधन होता है, एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है वो अनवीकरणीय है, ठीक ना, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है, इसलिए इसको अनवीकरणीय कहा जाता है। जो परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय, क्योंकि ये रोज जो होता है ये नए रूप में बनता चला जाता है। और जो परंपरागत स्रोत होते हैं उनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाता है उसको बनने में, ठीक। तो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है राजस्थान के माधोपुर जिले में बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा पावर प्लांट राजस्थान के माधोपुर जिले में बनाया जा रहा है, सौर ऊर्जा, ठीक है। इसको ध्यान से आप देख लेंगे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा पावर प्लांट राजस्थान के माधोपुर के निकट इसको बनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा है तमिलनाडु और नागरकोल में, ठीक है, मदुरई में स्थित है। जैसलमेर में भी पवन ऊर्जा है, पवन चक्की के माध्यम से इलेक्ट्रिक वगैरह उत्पन्न की जाती है। बायोगैस है, अपशिष्ट पदार्थों से बायोगैस का निर्माण होता है, पत्तियाँ हैं, मलमूत्र है, ये सब चीज़ों से जो सड़े कूड़े कचरे हैं, गार्बेज हैं, उनसे जो गैस बनाया जाता है बायोगैस, वो भी है। इसको भी ईंधन के रूप में या मोस्टली रोशनी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसके फिर ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा में आपके कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने का पूरा वो है, संभावना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न भी होता है। कच्छ की खाड़ी हो गया इतने यहाँ पे, और खंभात की खाड़ी है, तो इन सब जगहों पे ये ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, जहाँ पे मतलब कि ज्वार, और जहाँ पे ज्वार उठता है, तरंगे उठती हैं बहुत समुद्र में, बहुत ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं, उन तरंगों से ये विद्युत उत्पन्न की जाती है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, फिर है भूतापीय ऊर्जा ना, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय मीन्स जो आपके भूमि के अंदर का ताप होता है, ठीक है, क्योंकि जब भूमि के अंदर का जो जल होता है वो भाप बन के ऊपर उठ जाता है, तो उसी भाप से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो जिन क्षेत्रों में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है, ठीक। तो जब जल का भाप पृथ्वी के अंदर से ऊपर की ओर उठता है, जल
भाप बनकर उसी भाप से भूतापीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो आज इतना ही। इसी तरह जिस तरह से हमको खनिज का प्रयोग करना है, संरक्षित करना है, उसी तरह से ऊर्जा संसाधनों को भी संरक्षण करना है, बचाना है और उसका सही इस्तेमाल करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग सही तरीके से कर सके। तो आशा करती हूँ आपके मैप के माध्यम से समझ गए होंगे और जो आपको मैप से संबंधित मैंने प्रोजेक्ट दिया है उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और मुझे उसको दिखाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या ऐप के माध्यम से। उसको आप थोड़ा सा दिखाइए कि आपने क्या पढ़ लिया है। ओके बच्चे, अब जब नहीं समझ में आया होगा तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके।